नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट या डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। इसको देखने के लिए यानी अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। इसके लिए हम ये देखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में ताप की वृद्धि की जाती है तो अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्य से बढ़ जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है यानी उसका वेग बढ़ जाता है। इसीलिए किसी अभिक्रिया के लिए वेग और वेग व्यंजक एक स्थिर ताप पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि इस प्रयोग को उसी अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापों पर हम करें तो ये देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि तो वही रहती है, लेकिन उनके वेग स्थिरांक के मान ताप बढ़ने पर बढ़ जाते हैं। अतः ताप के साथ अभिक्रिया वेग से सामान्य वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक, जिसको हमने के नाम दिया, उनके मान में परिवर्तन के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में हमने ये देखा है कि वेग स्थिरांक के का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर 2 से 2 गुणा या उससे अधिक हो जाता है। यदि हम कहें कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वेग स्थिरांक KT है तो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक होगा K यानी T प्लस 10। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि T प्लस 10 अपॉन KT इज़ नियरली इक्वल टू 2 या 3, क्योंकि हमने ये कहा कि 2 गुणा या उससे अधिक उसका वेग बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उसको इस तरह से दर्शाते हैं। अतः यानी किसी अभिक्रिया की 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है वो ताप गुणांक कहलाता है। इस तरह से ये कुछ अभिक्रिया है, जैसे 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, आपने ये पहले पढ़ी है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ताप गुणांक 1 से कम हो जाता है, जो ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है। ये वो एग्जाम्पल है जिनमें कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। लेकिन ये पता पड़ा है कि भाई वेग बढ़ा है, टक्कर बढ़ी है उनमें, तो लेकिन इस परिकलन से ये पता पड़ा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने पर अणुओं के मध्य टक्कर केवल 2 से 3% के लगभग ही बढ़ती है, जबकि अभिक्रिया का जो वेग है वो 200 से 300% तक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी ये सिद्धांत निकाला है, ये अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता है। उसके लिए और साइंटिस्ट उन्होंने अपने प्रयास से इस ताप के प्रभाव को समझाया है। तो जैसे अब हम पढ़ते हैं अरिनियस थ्योरी, यानी साइंटिस्ट अरिनियस ने इसको समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए हम ये देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और अरिनियस थ्योरी। यहाँ ये जो साइंटिस्ट ये जो अरिनियस थ्योरी है, इसके पहले साइंटिस्ट वॉन शॉप ने अपने नियम दिए और उसने ये कहा कि अभिक्रिया का जो वेग है, वेग नियतांक है, वो उस पर ताप की निर्भरता कैसे निर्भर करती है, वो उस साइंटिस्ट वॉन टॉप ने दिया। और फिर उस वॉन टॉप के सिद्धांत को विस्तार से साइंटिस्ट अरिनियस ने समझाया 1879 में। और उस अरिनियस के अनुसार जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वो है A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। यानी ये वो अभिक्रिया है जो दोनों ही दिशाओं में संपन्न हो रही है। यानी A प्लस B ने जब C प्लस D बनाया
तो K1 इसका रेट कांस्टेंट है, यानी ये अग्र अभिक्रिया है। और जब C और D ने पुनः उत्पाद A प्लस B बनाया तो यानी ये पश्च अभिक्रिया हुई, बैकवर्ड रिएक्शन हुई, जिसका कि रेट कांस्टेंट ये K2 रहा। तो इस तरह से ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम ये जानते हैं कि जब साम्य स्थापित होता है तो अग्र अभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ B, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। तो जब हमने कहा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो इक्विलिब्रियम में ये रेट इक्वल हो गई, तो इसलिए उसके लिए हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, ये कर्सर ये यूज़ किया, तो इसके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे हम, पहले वापस से हम लिखते हैं इसको। ये इक्वेशन लिखेंगे K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A B इज इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C एंड D, और एट इक्विलिब्रियम यानी K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C एंड D डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A एंड B। K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वॉन्सेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन होता है d log K अपॉन dt। ये रिलेशन होता है d log K अपॉन dt इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। और अरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं d log K अपॉन dt इज इक्वल टू EA अपॉन आर टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से हमें ये प्राप्त होता है कि log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन आर टी प्लस log A इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और log K अपॉन A इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन आर टी, और K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन आर टी। यहाँ EA एक्टिवेशन एनर्जी है, या जिसे हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी हम इस संक्रियण ऊर्जा को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये वो न्यूनतम ऊर्जा की, ये वो अधिकतम अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो किसी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक होती है। तो यहाँ पर ए जो है ये एक स्थिरांक है जिसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन आया है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन आर टी, ये इस अरिनियस का वर्तमान रूप है जो ज़्यादातर काम में लिया जाता है। यहाँ पर हम अरिनियस की कुछ संकल्पनाएं या धारणाएं या जो सिद्धांत है उसको हम पहले समझेंगे। तो अरिनियस ने इस इक्वेशन को व्युत्पन्न करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए और उसने ये कहा कि जो भी अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में जितने भी अणु उपस्थित होते हैं जो कि अभिकारक का काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अणु उत्पाद में परिवर्तित हो। उसमें वो ही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनके पास की पर्याप्त ऊर्जा हो, और अर्थात एक निश्चित मात्रा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, वही अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होने में सफल होते हैं। तो इन अणुओं को हम सक्रियण अणु या एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सक्रियण अणु जो होते हैं वो अभिकारकों के अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में
ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं और वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अधिक अभिकारक अणु को अभिकृत करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति अणुओं की परस्पर टक्करों से प्राप्त करते हैं। जब जो भी अभिकारक के सक्रियण अणु हैं वो जब उपयुक्त दिशा में टकराते हैं तो वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और फिर तो ये जो सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी उतने ही अधिक अणु सक्रिय होंगे और उतने ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। तो ताप बढ़ने से सक्रिय अणुओं के अनुपात में वृद्धि होती है। ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय अणु होंगे जो कि उनके अनुपात बढ़ जाते हैं। तो अभिकारकों के सामान्य अणुओं और सक्रियण अणुओं के मध्य एक सामान्य स्थापित हो जाता है। सामान्य अणु यानी जिनके पास की इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो इसलिए उनके मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो ये सक्रियत संकर या जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो बनाते हैं जो कि उच्चतम ऊर्जा युक्त स्पीशीज होती है और ये सक्रियत संकर फिर उत्पाद में बदलते हैं और अभिक्रिया का वेग इन सक्रियत अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है।